सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हरबाब जहांगीर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम तजिया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज रोज तारीखी संगे मील उबूर कर रही है। आज भी स्टॉक मार्केट में 99,000 से जायद पॉइंट्स पर एक मौके पर ट्रेडिंग होती रही और बहुत जल्द स्टॉक मार्केट ऐसा लग रहा है आने वाले 1-2 रोज में ही 1 लाख की हद से भी तजावुज कर जाएगी, जो मुल्क की तारीख में पहली बार होगा। और ये सबूत है कि मुल्क की मईशत इस वक्त तेजी से तरक्की कर रही है। पाकिस्तान में सरमायाकारी हो रही है। गैर मुल्की सरमायाकार तेजी से पाकिस्तान में सरमायाकारी को तरजीह दे रहे हैं और इस वक्त पूरी दुनिया ये जानती है कि पाकिस्तान और पाकिस्तानी मार्केट इन मौजूदा हालात में भी सबसे साजगार हैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए। लेकिन सूरत हाल एकदम तब्दील कैसे हो गई? ये स्टॉक मार्केट अचानक इतनी तेजी से ऊपर कैसे चली गई? इसके पीछे भी एक सोची समझी हिकमत अमली मौजूद है। हुकूमत की जानिब से बैंकिंग सेक्टर पर एडवांस टू डिपॉजिट रेशो पॉलिसी के तहत इजाफी इनकम टैक्स लगाया गया, जिससे बचने के लिए कमर्शियल बैंक्स ने मुतादिद हिकमत अमलियां अपनाई, जिससे हुकूमत को न सिर्फ 197 अरब रुपए टैक्स की मद में नुकसान हुआ, बल्कि मुल्क की मईशत की रफ्तार भी कम होना शुरू हुई। और यह सब बैंक्स की जानिब से अपने मफाद के लिए किया गया, क्योंकि बैंक्स को एडवांस टू डिपॉजिट रेशो पॉलिसी के तहत एडीआर को 50% से ऊपर रखना था। यानी बैंक्स की जानिब से प्राइवेट सेक्टर को दिया जाने वाला कर्ज दीगर सेक्टर्स के मुकाबले में 50% से जायद होना चाहिए था। लेकिन बैंक्स एडीआर रेशो को 50% पर या इससे जायद रखने में बुरी तरह से नाकाम रहे हैं, जिसके बाद हुकूमत और एफबीआर से बचने के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से स्टे भी हासिल कर लिया गया है। गुज़िश्ता 2 हफ्ते से हम मुसलसल एडीआर इशू पर प्रोग्राम कर रहे हैं। अक्टूबर में बैंक्स का एवरेज एडीआर रेशो 39% था, जो अब बढ़कर 44% तक पहुंच गया है। और यही वो तेजी है जिसकी वजह से स्टॉक मार्केट में भी तेजी आ रही है। बैंक्स ने एडवांस टू डिपॉजिट रेशो के हदफ को पूरा करने के लिए मार्केट में बड़ी तादाद में पैसा डाला ताकि इजाफी इनकम टैक्स ना देना पड़े। आदाद शुमार के मुताबिक अक्टूबर 2024 के बाद लोन पोर्टफोलियो में 9% का इजाफा हुआ और डिपॉजिट्स में 3% मंथ बाय मंथ की कमी वाक़ई हुई है। अगर स्टॉक मार्केट में सेक्टर के लिहाज से इनपुट देखा जाए तो कमर्शियल बैंक्स की जानिब से 1475 पॉइंट्स का इजाफा हुआ है, जो कि बाकी सेक्टर से कहीं ज्यादा है। एक खबर के मुताबिक कमर्शियल बैंक्स ने मार्केट से कम निर्खों पर बड़ी मिकदार में कर्ज देना शुरू कर दिए हैं। बैंक्स अपने एडवांस टू डिपॉजिट रेशो को बढ़ाने के लिए ऐसा कर रहे हैं और यह कर्जा मुख्तसर मुद्दत के लिए दिया जा रहा है, जो कि 31 दिसंबर एडीआर टैक्स की आखिरी तारीख के बाद बैंकों को वापस किया जाना है। सिर्फ कलील मुद्दती सस्ता कर्जा ही बैंक्स की जानिब से वाहिद हिकमत अमली नहीं है, बल्कि बैंक्स की तरफ से एडीआर टैक्स से बचने के लिए डिपॉजिट्स की हौसला शिकनी भी की जा रही है। ज्यादातर कमर्शियल बैंक्स की जानिब से क्लाइंट्स को आगाह कर दिया गया है कि वो 1 बिलियन से 5 बिलियन के दरमियान या इससे ज्यादा के बैलेंस अकाउंट्स पर 5% की एक माहाना फीस भी वसूल करेंगे। ये इजाफी फीस रुपए और गैर मुल्की करेंसी अकाउंट दोनों पर लागू होगी। माशी माहिरीन के मुताबिक एडीआर टैक्स से बचने के लिए बैंक्स को 1.85 ट्रिलियन रुपए के इजाफी कर्जे प्राइवेट सेक्टर को देने होंगे और दूसरी सूरत में साल के आखिर तक डिपॉजिट्स में 3.6 ट्रिलियन रुपए की कमी करके टैक्स से बचा जा सकता है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के आदाद शुमार के मुताबिक 327 अकाउंट्स ऐसे हैं जिनमें 5 अरब से ज्यादा का बैलेंस इस वक्त मौजूद है। इनमें 92 अकाउंट्स हुकूमती इदारों के हैं, 87 प्राइवेट सेक्टर के अकाउंट्स इसमें शामिल हैं, 77 नॉन फाइनेंशियल पब्लिक सेक्टर के इदारों के अकाउंट्स हैं, 63 गैर बैंकिंग फाइनेंशियल इदारों के हैं, 6 ट्रस्ट फंड्स हैं, 1 गैर मुल्की और सिर्फ 1 इंडिविजुअल अकाउंट इसमें मौजूद है, जिसमें कुल बैलेंस 4 खरब रुपए से जायद है। हुकूमत एडीआर टैक्स के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म इम्तनाई पर सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने की मनसूबाबंदी कर रही है। लेकिन यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से आए स्टे ऑर्डर को अब 2 हफ्ते से जायद का वक्त गुजर गया है। हुकूमत इसे अब तक चैलेंज क्यों नहीं कर सकी? आखिर इसमें इतनी ताखीर क्यों हो रही है? क्या हुकूमत को पता है कि हुकूमत बैंक से इजाफी इनकम टैक्स लेने में नाकाम होगी? माशी माहिरीन के मुताबिक लग ऐसा रहा है कि बैंक्स इजाफी टैक्स से बचने अरबे इस्तेमाल कर रहे हैं। वो 31 दिसंबर तक एडीआर रेशो को 50% तक ले जाने में कामयाब हो जाएंगे और हुकूमत फिर उस 197 अरब रुपए के टैक्स से महरूम हो जाएगी। इस पूरी सूरत हाल पर हम गुफ्तगू करेंगे। इकॉनमी को इस वक्त दीगर चैलेंजेस भी दरपेश हैं। बहुत कुछ ऐसा हो रहा है हमारे मुल्क में जो कि इस वक्त नहीं होना चाहिए। कैसर अहमद शेख साहब वफाकी वजीर हैं, बहरी उमूर के हमारे साथ मौजूद हैं। कैसर साहब, बहुत शुक्रिया सर प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। अब ये इस वक्त हम देख रहे हैं कि टैक्स कलेक्शन को बढ़ाना है, हुकूमत और एफबीआर कोशिशें भी कर रही है, लेकिन ये बैंक्स ने इस वक्त जो इकदाम उठाया है, ना प्राइवेट सेक्टर को वो कर्ज देना चाह रहे हैं, ना वो हुकूमत को ये टैक्स देना चाह रहे हैं। तो अब ये कैसे निपटा जाएगा? स्टे ऑर्डर लेकर बैठे हुए हैं और हुकूमत अभी तक सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकी है इस स्टे ऑर्डर को चैलेंज करने के लिए। आपने बड़ा पर्टिनेंट क्वेश्चन उठाया है और ये आजकल की बिल्कुल सब इस पे डिस्कस कर रहे हैं।
और स्टॉक एक्सचेंज में जो तेजी है उसका भी आपने ये मूजत बनाया, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर में तेजी हो रही है काफी। इंडेक्स में जो इजाफा हुआ है इसमें बैंकिंग का सब्सटेंशियल हिस्सा है जो इजाफे में। तो ये बैंक जो है वो शुरू से ही क्या कर रहे थे कि गवर्नमेंट को लोन दे रहे थे, और उनका लोन बड़ा सेफ था और प्राइवेट सेक्टर को करते नहीं दे रहे थे। उसी की वजह से हमारी इन्वेस्टमेंट कम हो रही है और इंडस्ट्री नहीं लग रही लोगों के पास। और इन पर्टिकुलर एसएमई सेक्टर को तो बैंक देना ही नहीं चाह रहा, देता ही नहीं है, किसी सूरत में देता नहीं है उनसे। और एसएमई सेक्टर ही हमारी इंजन ऑफ ग्रोथ है, उसको नहीं, उसे कर्जा मिलेगा। इसी तरह एग्रीकल्चर सेक्टर, ये दो सेक्टर जो है मेनली एसएमई बिजनेस और ट्रेड में, और छोटा जो बिजनेस है दरमियाना बिजनेस उसको, और एग्रीकल्चर सेक्टर। तो ये हमारे जोर देने थी, मैं उसका बहुत ज्यादा एडवोकेटर हूँ, बहुत ज्यादा मैंने प्रोग्रामों में और हर जगह, जब मैं स्टैंडिंग कमेटी फाइनेंस का चेयरमैन था तो मैं ये तनकीद करता रहा कि क्यों कर्जा नहीं दिया जा रहा प्राइवेट सेक्टर को। सारा कर्जा उस वक्त हुकूमत को चाहिए था और बैंक उनको दे देते थे, और उस सेफ उनको ना उनका रिस्क उसमें इन्वॉल्व होता था और हर तरह से उनको बेनिफिट हो रहे थे। तो जब हमने जोर दे के ये रखवाया है इस बजट में, मेरा भी उसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। मैंने कन्विंस किया है प्राइम मिनिस्टर साहब को बार बार कह, और उन्होंने ये एग्री किया, और उनको मैंने मुबारकबाद दी जब बजट अनाउंस हुआ कि आपने ये जो फैसला किया है ये बेहतरीन फैसला है, जिससे मुल्क में इन्वेस्टमेंट भी बढ़ेगी, बिजनेस भी फ्लोरिश होगा। तो ये बैंक ज्यादती कर रहे हैं इस किस्म की कि जो एक तो डिपॉजिट को मना कर रहे हैं, तो फिर क्या होगा। डिपॉजिट पहले ही हमारे यहाँ सेविंग्स में बहुत कम है, तो लोग अगर डिपॉजिट नहीं करेंगे तो किसी और लेविश खर्च कर देंगे। कोई ना कोई डिपॉजिट से ही बैंकों में पैसा आएगा, तो वो इन्वेस्टमेंट आगे होगी और लोगों को कर्ज मिलेंगे। और दूसरा ये हो रहा है कि मुख्तलिफ सेक्टर्स को कर्जा नहीं दिया जा रहा, तो हुकूमत बिल्कुल करेगी, इसको परसू करेगी इंशाल्लाह हम। लेकिन कोई भी चीज़ जब परसू करनी होती है, आपने पूछा कि डिले क्यों हो रही है, इसमें पूरी तैयारी हो रही होगी। मैं क्योंकि डायरेक्ट रेलेवेंट मिनिस्टर तो नहीं हूँ, ना ही मुझे इस बात का पता है कि किस स्टेज पे हुकूमत परसू कर रही है। मेरा ख्याल है और मेरी ये होगी अर्ज होगी कि हुकूमत बिल्कुल रेलेवेंट फोरम पे जिस भी जगह है, बैंकों में, स्टेट बैंक को भी परसू करना चाहिए कि इस किस्म की पॉलिसी स्टेट बैंक लेकिन अब बिल्कुल आज़ाद हो गया है, उसके ऊपर हुकूमत का तो कोई इतना रोल नहीं रहा। तो स्टेट बैंक को चाहिए ना, पीछे क्या हुआ आप देखते रहे कि जो टर्फ में लोन दिया गया उसमें सिर्फ 150 बड़ी पार्टियों को लोन दिया गया, तकरीबन 0% पे 5-5, 7-7, 10-10 साल के लिए लोन दिए गए। तो क्या हुआ, उसका बेनिफिट क्या हुआ? लोगों ने पैसा या तो बाहर रख दिया, दुबई में आप देख लीजिए, आपके सामने है कि प्रॉपर्टी में कितनी बड़ी इन्वेस्टमेंट हुई है। और मैं बार बार एज अ चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी फाइनेंस कहता रहा स्टेट बैंक गवर्नर को अपनी मीटिंग्स में, ये रिकॉर्ड की बातें ओपन है, कि उन पार्टियों को हमें नाम दें जिनको इतना ज्यादा आपने बेनिफिट दिया है। सिर्फ चंद अमीर लोगों को बेनिफिट दिया है, और ये कर्जा ज्यादा लोगों में डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। एग्रीकल्चर सेक्टर सबसे बैकबोन है हमारी मुल्क की इकानमी की, और मैं खुद चंडियोट से मेरा तल्लक है, यहाँ एग्रीकल्चर के लिए तमाम एग्रीकल्चर फील्ड है वहाँ पे, और बहुत बड़ा एग्रीकल्चर की वहाँ पे क्रॉप्स होती हैं। तो वहाँ उनको जब मैं देखता हूँ तो उनको किसी सूरत में कर्जा ही नहीं मिलता, और वो बाजार से, मार्केट से उधार लेके बड़े ऊंचे रेटों पे वो अपनी फर्टिलाइजर भी खरीदते हैं, अपनी पेस्टिसाइड भी खरीदते हैं, और ये तमाम चीज़ें उनके लिए बहुत मुश्किल है उस छोटे काश्तकार के लिए। तो ये क्या वजह, जब तक हमारी हुकूमतें, स्टेट बैंक बिल्कुल टोटली इस वक्त अपनी पॉलिसियों में आज़ाद है, और ये IMF का ही बिल्कुल दबाव था उसमें, और उसी वजह से हुआ है। लेकिन स्टेट बैंक के ऊपर अगर हुकूमत का कोई कंट्रोल ही नहीं होगा, और स्टेट बैंक बैंकों को नहीं कर सका जो रेगुलेशन करनी थी, रेगुलेटर था स्टेट बैंक, वो पूछ ही नहीं सका, जो कि कोविड के दौर में हुआ कि किस तरह हर बैंक ने उस अंधाधुंध पैसा बेनिफिट उसका लिया गलत तरीके से, ना लोगों के इंपोर्ट्स के, और डॉक्यूमेंट्स उनको 2-2 महीने दिए, यहाँ पे डैमरेज पड़े हर एक को। और उसके अलावा उनको रेट, एक्सचेंज रेट अगर किसी का आया हुआ है 150 रुपए डॉलर का, तो उसको 200 रुपए डॉलर मिल गया, हालांकि डॉक्यूमेंट आए हुए थे जी। तो कोई पूछने वाला नहीं है जब तक हम अपने मुल्क में। और ये जो है ना, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हुकूमत की इसमें अभी भी होल्ड नहीं है हुकूमत का। और जब फिर स्टे दे दिया जाता है, आपके सामने है
कि अदालतें ये देखती नहीं है कि क्या चीज़ मुल्क के मफाद में है। अगर ये अदालतें भी इसी तरह खुल्लम खुल्ला स्टे दे देती, हमारे यहाँ एक आइटम पे नहीं, हर चीज़ पे, जहाँ टैक्स का मैटर है, मैं क्योंकि बिजनेस में हूँ, प्रैक्टिकल बिजनेस में हूँ, और मैं देखता हूँ कि कई नाजायज़ किस्म के भी लोग चले जाते हैं और उनके फिगर्स देते हैं, तो हर किस्म के स्टे मिल जाते हैं, उनको विकेट कराने में बहुत वक्त लगता है और तो कैसा विकेट भी ये हो जाते हैं, लेकिन कथा कलामी की बात कैसा, लेकिन ये जो इस वक्त मौजूदा सूरत हाल है हमारे मुल्क की इकोनॉमी की, ये बड़ी क्रिटिकल है, क्योंकि और एक तरह से हम पॉजिटिव अंदाज में आगे भी बढ़ रहे हैं, क्योंकि इंटरेस्ट रेट बैंकों के कम हो रहे हैं, तो जैसे जैसे कम होंगे प्राइवेट सेक्टर उतना ज़्यादा लेंडिंग की तरफ आएगा। लेकिन जब बैंक से इस तरह का स्टे ऑर्डर लेकर बैठेंगे तो सबसे ज़्यादा जो डिस्टर्ब होगा, जो हौसला शिकनी होगी, वो प्राइवेट सेक्टर की, वो एग्रीकल्चर सेक्टर की, और इससे फिर हमारी ओवरऑल एक्सपोर्ट्स पर कितना फ़र्क पड़ेगा। ये दो सेक्टर्स जो हैं ये कितने मुतासिर होंगे। बैंक्स तो अपना फ़ायदा लेने में कामयाब हो जाएंगे, लेकिन ओवरऑल हमारी इकोनॉमी तो स्लो डाउन हो जाएगी। स्लो डाउन हो रही हुई ना, पिछले कितने अरसे से आप देख रहे हैं कि बैंक तो कर्जा देते नहीं है प्राइवेट सेक्टर। उनकी यही पहले तो उस वक्त डिमांड थी ना गवर्नमेंट्स की, अब गवर्नमेंट की डिमांड कम हो गई है तो उनके पास कर्जा अवेलेबल हो गया। और ये जो शर्त है, बड़ी अच्छी शर्त लगाई है कि डिपॉजिट टू बोरिंग रेशियो जो है, तो वो शर्त तो जो बजट पे हमने इम्पोज की है और पूरी पार्लियामेंट ने पास की है उसको, तो एक बड़ी अच्छी शर्त है। इससे प्राइवेट सेक्टर में हम यही तो प्लान कर रहे हैं कि ज़्यादा कर्जा मिले और इंडस्ट्री लगे और एग्रीकल्चर में ग्रोथ हो और हम ये एक्सपोर्ट बढ़े। तो ये देखिए ना, जिस तरह हम आगे बढ़ाना चाह रहे हैं मुल्क को, अगर इस तरह निगेट किया जाएगा बैंकिंग सेक्टर, क्योंकि वो स्टेट बैंक के कंट्रोल में है ना, हुकूमत डायरेक्टली बैंकों के ऊपर कंट्रोल उसका नहीं है, मैंने पहले भी आपको वजाहत की। और इसी तरीके से जस्टोए अगर मिलते रहेंगे कोर्टों को तो देखना चाहिए ना पूरे दलाइल को कि मुल्क के मफाद में क्या चीजें हैं। ये चीजें मुल्क के मफाद में नहीं है कि अगर प्राइवेट सेक्टर को कर्जा ही ना मिले, एक्सपोर्ट ही ना हो और ग्रोथ ही नहीं हो हमारी, तो ठीक है, आप सही कह रहे हैं। और कैसे बजट में किसी भी पॉलिसी के शामिल होने का मतलब ये है कि वो तो एक कंसेंसस के साथ पार्लियामेंट ने उसको अप्रूव कर दिया है, उस पर प्रेसिडेंट के भी सिग्नेचर्स होंगे, तो फिर उस मामले को फिर कैसे अदालत लेकर जाया जा सकता है? देखिए, अदालतें क्योंकि हमारे यहाँ हैं उस कानूनी तौर पे मुख्तलिफ वकील या मुख्तलिफ लीगल एक्सपर्ट्स राय देते हैं, तो वो अदालतों में चले जाते हैं और अदालतें उनको, मैं यही चाह रहा हूँ कि और डेप्थ में इन मामलात को अदालतों को भी स्टडी करनी चाहिए, उसका इम्पैक्ट क्या है और उसके दलाइल क्या है, क्योंकि वही फिर विकेट भी हो जाते हैं। ये नहीं हम जाएंगे सुप्रीम कोर्ट में तो वही एक अदालत एक को स्टे देती है और बाद में वो विकेट हो जाते हैं। तो कुछ ना कुछ हमारे सिस्टम्स में, देखिए मकसद तो है हम अपने मुल्क को तरक्की दें, लोगों के मेयार जिंदगी बेहतर हो। ये सारी चीजों के लिए हमें देखें ना, ज्यादा से ज्यादा हमारे मुल्क में कैपिटल फॉर्मेशन नहीं है, सेविंग्स बहुत कम है और इन्वेस्टमेंट थोड़ी होती है एज कम्पेयर टू हमारे बाकी मुल्कों को। देख लीजिए परसेंटेज अवेलेबल है कि हमारी जो सेविंग रेशियो वो भी कम, इन्वेस्टमेंट भी कम, उससे फिर मुल्क तरक्की तो नहीं कर रहा, ग्रोथ भी इसीलिए कम होती है। हम अपनी चाहिए पूरी कोशिश कर रहे हैं, पहले से बेच रही है IMF ने हमें पूरा स्टडी करके कर्ज $7 बिलियन का 3 साल के दिए। आप देख रहे हैं डॉलर स्टेबल रेट पे पहुंच गया है अब, तो पिछले साल 1.5 साल से डॉलर के रेट में एक तवाज़न है, कोई और कमी पाकिस्तान रुपए के करेंसी रेट में नहीं हो रही। आपका इन्फ्लेशन कम हो रहा है, ये इन्फ्लेशन इस नवंबर में 5% तवक्को कर रहे हैं, 5% तो बहुत कम है। इसी तरह हमारा पॉलिसी रेट जो है वो 22% से कम हो गए 15% हुआ है और हम चाहते हैं कि वो सिंगल डिजिट तक आ जाए। सही। और भी कम होगा। कैसा ये इस पॉलिसी रेट को बुनियाद बनाकर ये बैंक इस वक्त तासुर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये इंटरेस्ट रेट बड़ा हायर साइड पर था, तो प्राइवेट सेक्टर उनके मुताबिक वो कर्ज लेना ही नहीं चाहता, वो उसमें सक्कत ही नहीं है कि वो बैंक से कर्ज ले सके। अब ये एक परसेप्शन बनाया जा रहा है बैंक की तरफ से, इस पर भी आप जरा अपनी राय दीजिएगा। आपकी नज़र में, हुकूमत की नज़र में ये कितना दुरुस्त परसेप्शन है, चूँकि अब इंटरेस्ट रेट तो ग्रेजुअली डाउन हो रहा है? ये परसेप्शन जी बिल्कुल गलत है। पाकिस्तान में तो इतनी ज्यादा डिमांड है लोन की कि ये बैंक तो पूरी नहीं कर सकते, किसी को देते ही नहीं है। अच्छा। मार्केट में देखिए ना, आज अगर 15% रेट चल रहा है तो जिस छोटे काश्तकार को या छोटे बिजनेसमैन को अपने बिजनेस के फ्लोरिश करने के लिए चाहिए, तो वो तो 25% में भी लेने को तैयार है आज भी।
तो बैंक का रिस्क लेना ही नहीं चाहते। हालांकि बैंकों का सिर्फ ये काम नहीं है कि आप बिल्कुल सेफ प्रॉफिट बना लें, और बड़े ह्यूज प्रॉफिट बनाए हैं बैंकों ने। और मैं ये समझता हूँ, क्योंकि उनमें एक और बात भी मैं आपको बताता हूँ कि क्योंकि बैंकों के रेट ज्यादा हैं इनकम पे, तो हुकूमतें भी चाहती हैं कि अगर बैंक का प्रॉफिट ज्यादा हो जाएगा तो हमारा भी इनकम टैक्स बढ़ेगा, हमारा रेवेन्यू बढ़ेगा। हालांकि ये तरीका नहीं है। फैसिलिटेट करना है तो हमने अपने प्राइवेट सेक्टर को, क्योंकि आजकल इंजन ऑफ ग्रोथ तो पर्टिकुलरली एसएमई है, चाहे वो ट्रेड सेक्टर में हो, इंडस्ट्री में हो या एग्रीकल्चर में हो, तो इसके लिए हमें हर सूरत में आउट ऑफ द वे करना है। ये गलत बात है कि डिमांड नहीं है, डिमांड तो बहुत ज्यादा है आज भी कर्जे की, क्योंकि मुल्क में ओवरऑल प्रॉफिट की रेशो बहुत ज्यादा है। खासकर छोटे बिजनेसेस में बाहर वाले लोग तो यहाँ आते नहीं है, बहुत कम आते हैं ना, इन्वेस्टमेंट, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, वो भी यहाँ मुख्तलिफ फैक्टर की वजह से। और हमारे इसी फैक्टर की वजह से आप देख रहे हैं कि कई जगह पे कई चीज़ों में हमने अभी तो इन्वेस्टमेंट की ही नहीं ना। मैं मिनिस्टर हूँ, फिशरीज की मतलब मिसाल देता हूँ। हमारे यहाँ फिशरीज जो है वो 300-400 मिलियन डॉलर की एक्सपोर्ट हो रही है। हमारे यहाँ कोई इंडस्ट्री नहीं है, उसकी कोई ऑर्गेनाइज तरीका नहीं है, तो वो इन्वेस्टमेंट चाहिए। हम समझते हैं कि ये 5 गुना हो सकती है। तो ये और पैसा छोटे फिशरमैन हैं और उनके को पैसा अमाउंट अवेलेबल नहीं है। मैं शिपिंग कंपनी की शिपिंग्स की बात कर रहा हूँ। हमारे मुल्क में प्राइवेट सेक्टर में एक जहाज भी पाकिस्तान फ्लैग वेसल पे नहीं है किसी का। अब मैं बाहर जाके 3-4 दिन पहले हांगकांग में एक वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस हुई है शिपिंग पे, मैंने वहां देखा है कि वहाँ एक एंटरप्रेन्योर जो है प्राइवेट सेक्टर का, उनके पास 100 कंटेनर जहाज है अपने मालिक हैं। और हमारे पूरे मुल्क के पास आप देख लीजिए, मैं उसका मिनिस्टर हूँ, फेडरल मिनिस्टर हूँ, तो हमारे यहाँ 12 टोटल हमारे पास हैं टैंकर हैं ज्यादातर PNSE के पास। बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है। अगर कर्जा मिले और इन्वेस्टमेंट की तरफ लोगों का रुझान इधर हम दिलाया जाए, तो पाकिस्तान में तो GDP का बहुत बड़ा हिस्सा हम ऐड कर सकते हैं। फ्रेट हम भर रहे हैं तकरीबन 4-5 बिलियन डॉलर हम अपनी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पे फ्रेट भर रहे हैं, जो फॉरेन एक्सचेंज में प्रीशियस फॉरेन एक्सचेंज बाहर वालों को दे रहे हैं। तो हमारे पास अपने जहाज नहीं है, तो ये पैसा चाहिए, बैंकों को चाहिए कि मुख्तलिफ सेक्टर में वो लोगों को कर्जा दें। और रिस्क तो देखिए ना, बैंक अगर प्योर ये कहेगा कि मैंने सिर्फ हुकूमत को देना है या कोई फिक्स पे जगह देना है, तो मुल्क में बिजनेस फ्लोरिश नहीं हो सकता। मुल्क पे एक्सपोर्ट सेक्टर की इन पर्टिकुलर हमें जरूरत है कि एक्सपोर्ट को हम बढ़ाएं, वैल्यू एडेड प्रोडक्ट लगाएं। हमारे पास तो कोई इंडस्ट्री है ही नहीं, बिल्कुल कुछ भी नहीं है पाकिस्तान में। क्या हुआ है आप देखिए कि मैं फिगर्स देख रहा था, चाइना की इस वक्त एक्सपोर्ट 3,500 अरब डॉलर है और पाकिस्तान की 30 अरब डॉलर है, यानी चाइना का 1%। और देखते देखते चाइना, मैं खुद उन बंदों में तो कैसे प्राइम मिनिस्टर ये कहते हैं कि वो इस एक्सपोर्ट को डबल करना चाहते हैं, वो 60 अरब डॉलर तक ले जाना चाहते हैं। बिजनेस कम्युनिटी ये कहती है कि उन्हें इंसेंटिवाइज किया जाए तो वो 100 अरब डॉलर में भी इसको कन्वर्ट कर सकती है। लेकिन ये कितना मुश्किल और चैलेंजिंग होगा जब हम रोज़ाना 190 अरब रुपए का पर डे इस जो एहतजाज इस वक्त चल रहा है या मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ ऐसी होती रहती हैं, इसकी वजह से जब हम ये नुकसान उठाते रहेंगे। एक छोटा सा ब्रेक कैसे साहब हम लेते हैं और फिर इन सवालात आपके सामने रखते हैं कि जो मुल्क की मौजूदा सूरत हाल है उसमें हमारी इकॉनमी कैसे ग्रो कर सकती है जब तक कि पॉलिटिकल चैलेंजेस भी ख़त्म नहीं होंगे। और इकॉनमी के बहरहाल जो अपने चैलेंजेस है वो तो है। एक छोटे से ब्रेक के बाद वापस आते हैं। एक बार फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। कहा जाता है कि मुल्की मुआशी इस्तेहकाम मुल्की सियासी इस्तेहकाम से जुड़ा होता है। मईशत और बदमनी की सूरत हाल एक साथ नहीं चल सकती, मईशत और इंतशार एक साथ नहीं हो सकते। मईशत की तरक्की और इस्तेहकाम के लिए मुल्क में कारोबारी माहौल की ज़रूरत होती है, इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत होती है, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस बड़ी बुनियादी ज़रूरत होती है, सूबों और हुकूमत के दरमियान हम आहंगी की ज़रूरत होती है, सियासी मफादात के बजाय रियासती मफादात की ज़रूरत होती है। पाकिस्तान को बहुत बड़े चैलेंजेस इस वक्त दरपेश हैं जिनसे पाकिस्तान निमट रहा है। क्लाइमेट चेंज के असरात ने पाकिस्तान को बहुत पीछे धकेल दिया है। हर साल पाकिस्तान सिर्फ मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से अरबों डॉलर्स का नुकसान बर्दाश्त करता है। एहतजाज और मईशत का इकट्ठे चलना खासा मुश्किल है। तरक्की पजीर ममालिक में एहतजाज की बड़ी कीमत अदा करनी पड़ती
की है। आए रोज होने वाले सियासी एहतजाज, धरनों और जलसों ने मुआशी निज़ाम को मफलूज कर दिया है। खासतौर पर पंजाब, इस्लामाबाद और खैबर पख्तूनख्वा शदीद मुतासिर हो रहे हैं। जिन मोटरवेज से रोजाना अंदरूने और बैरूने मुल्क अरबों रुपए के सामान की तरसील होती है, उन्हीं मोटरवेज पर एहतजाज को रोकने के लिए कंटेनर्स के पहाड़ खड़े कर दिए गए हैं। रास्ते बंद होने की वजह से हजारों फैक्ट्रियां भी बंद पड़ी हैं। हुकूमत दिन रात मुल्की एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने के लिए कोशिशें कर रही है और किसी भी तरक्की याफ्ता या तरक्की पजीर मुल्क की स्ट्रगल को अगर उठाकर हम देख लें तो उनकी तरक्की में एक्सपोर्ट्स ने हमेशा सबसे अहम किरदार अदा किया है। आज सूरत हाल यह है कि एक्सपोर्ट्स करने के लिए कंटेनर्स भी मौजूद नहीं है। शहर के अंदर की सूरत हाल भी कैद खाने से कम नहीं है। इस्लामाबाद समेत दीगर शहरों में मामूलात जिंदगी चलाना नामुमकिन हो गया है। वजारत खजाना के मुताबिक ऐसे एडवेंचर्स की एक दिन की कीमत तकरीबन 190 अरब रुपए से जायद बनती है। यानी 3 दिन अगर यह सिलसिला जारी रहे तो इसकी कीमत तकरीबन 570 अरब रुपए से जायद बनेगी। जिस मुल्क के अवाम का बाल बाल कर्ज में डूबा हुआ हो, मुल्क चलाने के लिए दोस्त ममालिक से मदद ली जा रही हो और IMF से 7 अरब डॉलर्स हासिल करने के लिए मुल्की तारीख का सख्त तरीन शराइत के साथ बजट बनाया गया हो, वहां अगर ऐसे एहतजाज होते रहेंगे और रोजाना 190 बिलियन का नुकसान होता रहेगा तो कैसे आखिर तरक्की का पहिया घूम सकेगा। सऊदी अरब, UAE, चीन, रूस, तुर्की, मलेशिया, यूरोप समेत तमाम तरक्की याफ्ता ममालिक में माशी तरक्की की बड़ी वजह एहतजाज और धरनों की सियासत का वहां पर ना होना है। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने कहा है कि लॉकडाउन और एहतजाज की वजह से टैक्स वसूलियों में कमी होती है। एहतजाज के बाइस कारोबार में रुकावट से बरामदात मुतासिर होती हैं। वजारत खजाना की रिपोर्ट है कि GDP को रोजाना 144 अरब का नुकसान होता है। हड़ताल के बाइस एक्सपोर्ट्स में भी कमी हो जाती है, इससे रोजाना 26 अरब का नुकसान होता है। एहतजाज के दौरान FDI मुतासिर होने से रोजाना 3 अरब रुपए का नुकसान हो रहा है। एहतजाज के बाइस सूबों को होने वाले नुकसानात अलग हैं। सूबों को ज़रई शोबे में रोजाना तकरीबन 26 अरब रुपए का नुकसान होता है, जबकि सनती शोबे को होने वाला नुकसान 20 अरब रुपए से जायद बनता है। पाकिस्तान की GDP की रोजाना की वैल्यू 342 अरब रुपए है। अगर उसमें एक दिन की कीमत यानी 190 अरब का नुकसान हो जाता है तो फिर पाकिस्तान के लिए आखिर उसमें बचता ही। इन हालात से पाकिस्तान और पाकिस्तान की हुकूमत को कैसे आगे बढ़ने की ज़रूरत है और ये जो नुकसान है अब ये कैसे रिकवर हो सकेगा। कैसर अहमद शेख साहब वफाकी वज़ीर हैं, बहरी उमूर के, हमारे साथ मौजूद हैं। कैसर साहब, अभी ब्रेक से पहले हमने गुफ्तगू की कि ज़ाहिर है प्राइवेट सेक्टर बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है अगर किसी भी इकॉनमी को ग्रो करना है। एग्रीकल्चर को हमें इस वक्त सपोर्ट करना है। जो बैंक्स की पॉलिसीज़ हैं वो उनके सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए, किस तरह से वो अपने इस वक्त मफाद के लिए अदालत पहुँच चुके हैं। लेकिन ये दूसरी साइड पर जो हम एहतजाज और सड़कों पर कंटेनर्स और इसकी सूरत में फिर होता हुआ नुकसान देख रहे हैं, ये इसके फिगर्स जो वजारत खजाना ने कोट किए 190 अरब पर डे। पाकिस्तान की ओवरऑल जो GDP वैल्यू है पर डे की वो 342 अरब है। उसमें से अगर हम आधा नुकसान कर देंगे तो जो प्राइम मिनिस्टर का एक सेट किया वो टारगेट है कि हमें 60 अरब डॉलर्स तक अपनी एक्सपोर्ट को लेकर जाना है, उस फिगर तक कैसे हम पहुंच सकेंगे? तो ये 30-32 अरब डॉलर भी मुकम्मल करना हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। जी, बड़ी अच्छी बात। देखें, ये कोई मुल्क भी अगर इस तरह आपस में टसल करते रहेंगे और होता क्या है कि पॉलिटिकल पार्टीज आपस में डायलॉग करते हैं, मुफाहमत के हल निकाल करते हैं। ये पॉलिटिशियंस का काम। पॉलिटिशियंस के पास तो ये आर्ट होता है कि किस तरह मामलात को हल करना है। हमारी पॉलिटिक्स में थ्रू आउट ये रहा। 1970 से हम यही कह रहे हैं, जो भी इलेक्शन हुआ हम कहते हैं ये इलेक्शन फेयर नहीं हुआ, फिर हम एहतजाज शुरू कर देते हैं। कोई भी पार्टी आती है, देखिए इसमें हमें कोई अपने मुल्क की बेहतरी के लिए कोई हल निकालना होगा। कोई मफाहमत जो है ना, इसमें गलतियां तो हुई होंगी, मैं इस पर कोई बहस नहीं करता, लेकिन जो भी कोई इलेक्शन हुआ है हर इलेक्शन में यही बात हुई है। कोई इस तरीकाकार हमें एक इलेक्शन के फेयरनेस का भी निकालना होगा जिसको सब एक्सेप्ट करें। हमारे ही पड़ोस में इंडिया में इलेक्शन होते हैं, लेकिन वहाँ तो वो कोई किसी ने कभी ऑब्जेक्शन नहीं किया। मैं देखता रहता हूँ, हारने वाला अपनी हार को तस्लीम करता है। तो ये ज़रूरी है कि हम कोई वो हल और फिर अब जो ये हालात हैं इस वक्त हमें असम्बलियों के अंदर तमाम पार्टियों की मौजूदगी है, वहाँ बैठ के डायलॉग करना होगा। ये आज पहले नहीं, जब हम अपोजिशन में थे, आज हम इस तरह ये नहीं कि हम हुकूमत में हैं तो कह रहे हैं। हमारा तो पॉइंट ऑफ व्यू शुरू से, जब हम हुकूमत में थे, हमारे मियाँ शहबाज शरीफ साहब अपोजिशन लीडर थे और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब पीपल पार्टी के लीडर थे, तो उस वक्त भी यही कहते रहे कि आइए बैठिए। जबकि खान साहब PTI की हुकूमत थी, खान साहब वज़ीर आज़म थे, तो कहते रहे कि आइए बैठ के कोई मुफाहमत करें, कोई हल निकालें। देखिए, चार्टर ऑफ इकानमी, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी किया पीपल पार्टी ने और मुस्लिम लीग ने बैठ के, तो उसके बाद हालात बेहतर हुए ना। अगर हमने यही झगड़े ही करने हैं, क्यों हमारी
बेसिक तरक्की क्या वजह है? 1990 तक मैं आपको बताता हूँ, मैं इस बात का गवाह हूँ कि मनमोहन सिंह, क्योंकि मैं डॉक्टर महबूब हक साहब मरहूम के बड़ा करीब था, और मुझे खुद मैं गवाह हूँ इस बात का कि मनमोहन सिंह जो उस वक्त फाइनेंस मिनिस्टर थे इंडिया के, वो फोन करके डॉक्टर साहब से पूछते थे कि आप, पाकिस्तान आगे जा रहा है, तरक्की कर रहा है। उस वक्त हमारा पर कैपिटा इंडिया से 50% ज्यादा था, और हमारी इकानमी, इंडिया की इकानमी 4 गुना थी, हालांकि उनकी पॉपुलेशन 6 गुना है पाकिस्तान से। तो ये क्या हुआ, हमने पिछले 30-35 साल में किया क्या? यही किया है कि आपस में झगड़े किए। हमारे मुआशरे में मैंने ये महसूस किया, मैं पॉलिटिशियन 31-32 साल से 7 इलेक्शन MNA के कंटेस्ट किए हैं, और कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री का भी प्रेसिडेंट रहा हूँ। मेरा मरहूम बेटा लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री का भी, हर जगह हमने वोट लेके, मेरा फर्स्ट कदम फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री का प्रेसिडेंट बना। कोई पहली फैमिली है। हम क्या चाह रहे थे कि मुल्क की मोहब्बत में कोई ना कोई डिलीवर करें लोग, लेकिन हुआ क्या कि आज तक ना तो FBR और बिजनेसमैनों में आपस में कोई राब्ता हो सका कि कोई ना कोई एमिकेबल तरीकाकार बनाए, ना ये जो आपने अभी बैंकिंग की बात की, बैंक हर कोई अपना अपना मफाद देख रहा है। और हुकूमतों में भी पॉलिटिशियन जब तक ये सीखेंगे नहीं हम लोग कि हमने कोई हल निकालना है, हमने मफाहमत, कोई भी एब्सोल्यूट पावर तो होती ही नहीं है, किसी का बात भी नहीं होती हमारे यहाँ। अब जुडिशरी अपने जगह पे फैसले करती है, हमारे यहाँ जो ताकतवर हल्के हैं वो अपने फैसले कर लेते हैं, हमारे असम्बलियाँ वो समझती हैं, जब उनके पास कोई हो जाता है किसी और को वो मौका नहीं देते। लीडरशिप में भी हमारी जो पार्टियाँ हैं वो मरूसी पार्टियाँ हैं ना, आपने देखा है जब तक। लेकिन आज UK में लेबर पार्टी 15 साल से हुकूमत में थी, वहाँ फेयर इलेक्शन हो गया, वो हार गए तो उनके लीडर ने रिजाइन कर दिया। हमारे यहाँ तो रिवाज ही नहीं है किसी लीडर ने, इस तरह पॉलिटिकल पार्टियों में भी हमने इदारे नहीं बनाए ना, हमें बनाना पड़ेगा। हमें अपने मुल्क को अगर आगे बढ़ाना है, लेकिन हमने तो जिंदगियां गुजार ली, अगर बच्चों को अगर हमने बेहतर लाइफ देनी है, हमारे यहाँ पॉपुलेशन बढ़ रही है, पर कैपिटा कम हो रहा है। कैसे साहब, जाहिर है ये प्योर पॉलिटिकल इशू है, लेकिन हम हार्डकोर पॉलिटिक्स की तरफ इसको नहीं लेकर जाते। लेकिन ये न सिर्फ इसका हल निकालना है हुकूमत ने, बल्कि जो अगर ये कोई 6-7 दिन खुदा न खास्ता अगर ये सूरत हाल जारी रहती है, तो ये जो कुछ 1300-1350 अरब का नुकसान हो जाएगा, तो फिर ये इसको कैसे हुकूमत पूरा करेगी? कोई शॉर्ट टर्म, कोई लॉन्ग टर्म ऐसा प्लान है? चूँकि ये तो इल्म में है आपके कि ये एक हुकूमत ने ये फिगर जारी किए हैं, 190 अरब पर डे का नुकसान हो रहा है। अब इसको रिकवर कैसे करेगी हुकूमत? लेकिन ये तो तय हुआ, फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने ही कहा है फिगर्स का। अच्छा, नुकसान तो हो रहा है, और आज से नहीं हो रहा है, थ्रू आउट हम 2014 से PTI धरने दे रही, तो नुकसान तो जारी हैं कोई ना कोई। अब देखिए, हमारे हुकूमत में बेहतरी भी, ये भी सब मानते हैं कि पिछले 9 महीने की हुकूमत में बेहतरी हुई है ना, महंगाई कम हुई है। ये जो चीज़ें, जो फैक्ट हैं वो तो मानना पड़ेगा। महंगाई कम हुई है, हमारे यहाँ पॉलिसी रेट या इंटरेस्ट रेट कम हुआ। फिर हमारे यहाँ तरक्की, IMF ने 7 अरब डॉलर से ज़्यादा का कर्जा दिया, और वो हमारी जो पॉलिसी है उस पर सेटिस्फाई है, क्योंकि हम काफ़ी चेंजेस कर रही हैं, स्ट्रक्चरल चेंजेस हम कर रहे हैं। हम टैक्सेशन की कोशिश करें, पहली बार हुआ पाकिस्तान में 40% हम चाह रहे हैं कि पिछले साल से टैक्स वसूल ज़्यादा हो। हालांकि इन्फ्लेशन नहीं है, टैक्स क्या रेवेन्यू क्यों बढ़ता है? 2 वजूहत होती हैं, एक तो ग्रोथ होती है और एक इन्फ्लेशन होता है। अब ग्रोथ हमारे यहाँ 3.5% के लगभग है, इन्फ्लेशन हमारे यहाँ कम हो गया है, सिंगल डिजिट में आ गया है, तो ये मिला के तो 10-12% हमारा रेवेन्यू बढ़ सकता है। हम 40% एक साल में टारगेट कर रहे हैं कि इन्फ्लेशन हमारा रेवेन्यू बढ़े, तो इसके लिए एक्स्ट्राऑर्डिनरी कोशिशों की जरूरत है, और तभी हमें कन्विंस करना। हम पीछे रह गए ना दुनिया से। हमारे यहाँ, मैंने आपसे अर्ज किया, ये मैं तकलीफ ये बात है ना कि 3500 बिलियन डॉलर चाइना की एक्सपोर्ट है, इंडिया 500 बिलियन डॉलर से ऊपर चला गया, हम 30 अरब डॉलर तक अभी बैठे हुए। वजह क्या है? हम झगड़े कर रहे हैं, हम रुकावटें डाल रहे हैं, हम किसी को मानने को तैयार नहीं, हम सबको कहते हैं कि वो गलत है। अब हमारे 24-25 करोड़ लोगों में आखिर इलेक्ट होकर लोग आते हैं, वो मुझे बता रहे हैं, जो भी इलेक्ट होता है, जो पार्टियां भी हैं, देखिए किसी को दूसरे की बात सुनने की हमें हौसला नहीं है, हमें सुननी चाहिए ना। असेंबली में हर एक का पॉइंट ऑफ व्यू, पार्लियामेंट में जब तक हम एकोमोडेट नहीं करेंगे और बैठेंगे नहीं, और डायलॉग, हमारे एक लीडर कहते हैं कि नहीं जी मैंने तो बात ही इस्टेब्लिशमेंट से करनी है, फिर इस्टेब्लिशमेंट से कई मुखालफत वो करते हैं, उन्हीं से बात करनी है,
तो ये क्या मकसद है? हालांकि ये देखिए ना, खुद आर्मी चीफ जो है वो एफर्ट कर रहे हैं इकॉनमी के बढ़ाने में। SIFC का बहुत बड़ा रोल है। मैं समझता हूँ कि एक बड़ा तरीका कैसा साहब, इन्हीं एफर्ट्स के नतीजे में जब मुख्तलिफ ममालिक के डेलीगेशन आते हैं, जैसे अभी बेलारूस के प्रेसिडेंट आए हैं, उनके साथ उनका एक बड़ा डेलीगेशन यहाँ मौजूद है, बहुत सारे तिजारती मामला वहाँ तय हो रहे हैं। गो के पाकिस्तान और बेलारूस की आपस की तिजारत बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन एक इम्प्रेशन क्रिएट होता है, एक इम्पैक्ट पड़ता है जब आपके मुल्क में दारुल खिलाफा में इतने कंटेनर्स लगे हुए हों, वहाँ निज़ाम ज़िंदगी मफलूज हो और किसी दूसरे मुल्क का डेलीगेशन उसी वक्त में विज़िट कर रहा हो। तो ये टाइमिंग कितनी इंपॉर्टेंट है कि इसी तरह के विज़िट्स को देखकर ये इस तरह की एहतजाज वगैरह अनाउंस किए जाते हैं। इससे पहले भी हमने देखा कई ममालिक के डेलीगेशंस आए और हर वक्त ये थ्रेट रहता था कि कहीं कोई ऐसा एहतजाज ना हो जाए कि वो पूरा का पूरा विजिट ही सबूताज हो जाए। आपने देखा ना, बड़ा अच्छा पॉइंट किया भी। हमें अपनी पब्लिक को कन्विंस करना है कि उन्हीं का नुकसान हो रहा है ना। प्रेसिडेंट शी, चाइना के प्रेसिडेंट शी 2014 में आ रहे थे और इतना बड़ा कोई 150 दिनों से ज्यादा का धरना होता रहा। के बाद शंघाई कॉन्फ्रेंस में भी मुख्तलिफ ममालिक के वज़ीर आज़म और उनके बड़े आला हमारे वफूद आए, तशरीफ लाए। तो तब भी हमने यही कहा कि हमने धरना देना है। अब बेलारूस के सदर आ रहे हैं, हम चाहते हैं, हम मुल्क का क्या परसेप्शन दे रहे हैं, कौन हमारे यहाँ इन हालात में, और लॉ एंड ऑर्डर सूरत हाल में भी हम मिल के आपस में काम नहीं करते, बजाय कि KPK में 12 साल से PTI की हुकूमत है। उनको तो चाहिए ना, हमें पंजाब में चाहिए, हमें पीपल पार्टी को सिंध में चाहिए और PTI को KPK में चाहिए। लेकिन KPK के जो हालात हैं आप देख रहे हैं कि जिस किस्म की रोज तशद्दुद हो रहे हैं, शरंगेरियाँ हो रही हैं, और वो चीफ मिनिस्टर साहब उधर तवज्जो नहीं दे रहे, लॉ एंड ऑर्डर पे तवज्जो नहीं है, उनकी तवज्जो तालीम पे नहीं। तालीम का जो हालत है सारे मुल्क में, लेकिन इन पर्टिकुलर KPK में, और इसके बाद जो सूरत हाल सेहत की है, जो पोलियो है तो दुनिया में कहीं और नहीं है, पाकिस्तान में है, और पाकिस्तान में भी ज़्यादा KPK में शुरू हुआ है। तो ये हम चीज़ें तवज्जो उधर देने की बजाय 12 साल हो गए। लोगों को भी कन्विंस करना पड़ेगा, लोग भी इस बात को समझे तो सही ना कि कौन सी पार्टी या कौन से लीडर या कौन लोग पाकिस्तान की तरक्की चाहते हैं। देखिए, मैं तो खुद पार्टी में होते हुए, मैं जब स्टैंडिंग कमेटी फाइनेंस में था, मैंने कहता रहा कि ये जो टर्फ दिया गया 150 अमीर आदमियों को दिया गया, उसके नाम हमें बताया जाए। सिर्फ ये मुल्क चंद बंदों के लिए नहीं बना, मुल्क तो सबके लिए है, और खासकर आपका SME तबका, यही मुल्क की तरक्की, और एग्रीकल्चर में जो लोग हैं उन्होंने तरक्की देनी है, और हमारे मुल्क में पोटेंशियल है, हम काबिल लोग हैं। और कैसा ये इस वक्त जो माहौल है, इससे ज़ाहिर है ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस का एक बड़ा गलत इंप्रेशन क्रिएट होता है। ये आप देखें, जो एक्सपोर्ट्स को इस वक्त रोज़ाना नुकसान पहुंच रहा है वो 26 अरब का है। जो FDI है आपकी, वो जो उसके मुतासर होने की का जो तखमीना है वो 3 अरब रुपए यौमिया है, इस जो इस वक्त माहौल एक बना हुआ है। फिर जो सूबों को इस वक्त एग्रीकल्चर शोबे में रोज़ाना नुकसान हो रहा है वो भी 26 अरब का हो रहा है। फिर सूबों को जो सनती शोबे में नुकसान हो रहा है वो 20 अरब से ज़्यादा का है। अगर ये इस तरह से नुकसान मुख्तलिफ सेक्टर्स को होते रहेंगे, जो पहले ही परेशान है महंगे फ्यूल से, महंगी बिजली से, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस से, अगर ये ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस भी उनके लिए मुश्किल हो जाएगा, तो न सिर्फ यहाँ के लोकल इन्वेस्टर बल्कि जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं वो भी फिर आने से कतराएंगे। आपने बड़ी अच्छी बात की है, कोई दो राय है ही नहीं। जिस मुल्क में 2.5% तो अभी भी हमारी आबादी हर साल बढ़ रही है, और फिर हमने ग्रोथ करनी है। दूसरे मुल्कों में हमारी देखते देखते अब ग्रोथ हो कहाँ रही है, मैं आपको बताऊं। हमारे इस वक्त यूरोप में और अमेरिका में ग्रोथ नहीं हो रही, ग्रोथ हो रही है आपके रीजन में, हमारा पर्टिकुलर रीजन जो है। लेकिन हमारे रीजन में जो ममालिक है, पाकिस्तान को छोड़ के बाकी सबके यहाँ बहुत ज्यादा ग्रोथ हो रही है। चाइना ने 30 साल डबल डिजिट ग्रोथ की है, 10-12% से, और 70 करोड़ लोगों को उन्होंने गुर्बत की लकीर से निकाला है। मैं उनके यहाँ 50-60 बार बिजनेस ट्रिप पे मैं गया हूँ चाइना, उन्होंने निकाला। इंडिया में आप देख रहे हैं कि ग्रोथ हो रही है, अब सबसे ज्यादा ग्रोथ इंडिया में जो ये तो चले ये बड़ी इकोनॉमीज हैं, स्टेबल इकोनॉमीज हैं, लेकिन आप अभी श्रीलंका की अगर मिसाल ले लें, जो कि चंद माह पहले जहां डिफॉल्ट हुआ, जिनके पास एक क्रिकेट लीग कराने के पैसे नहीं थे, अभी उन्होंने भी IMF से एक प्रोग्राम लिया जो पाकिस्तान से आधे से भी कम डॉलर्स का है। वो कोई 2.7 अरब डॉलर्स का उन्होंने प्रोग्राम लिया है, और हम यहाँ 7 अरब डॉलर का प्रोग्राम लेने जा रहे हैं। कितनी जल्दी वो रिकवर कर गए अपने उन तमाम हालात से? वही देखिए ना, ये हम प्रोग्राम को कर्जे ले रहे हैं,
और वो ज़रूरत भी है हमें, लेकिन उसको सही खर्च किया जाए ना। हम कर्जों को वापस करने की सलाहियत हमें कितनी है? अभी तक तो ऐसा साबित नहीं हुआ। बड़ी मुश्किल से तो ये हमें 2022 में डिफॉल्ट की हालत में छोड़ के गए थे। 2022 का इनकी हुकूमत ख़त्म हुई अप्रैल में, 2022 जून की एग्जैक्ट फिगर है कि 80 अरब डॉलर की इंपोर्ट थी और 30 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट। ये कहते हैं हमने तरक्की की है ये 3.5 पौने 4 साल में। 50 अरब डॉलर का तो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का गैप छोड़ के गए। और फिर यही कर दे, मैं बार बार कह रहा हूँ, टर्फ पे लोगों को कर दे 3 अरब, जब डॉलर थे नहीं हमारे पास तो 3 अरब डॉलर के कर्जे दे दिए फ्री में, मुफ्त में, चंद अमीरों को। क्यों दे दिए गए आज तक किसी ने जवाब नहीं दिया। तो ये करते रहेंगे, लेकिन हमें कम्पिटिटिव होना है, हमें कास्ट ऑफ डूइंग बिजनेस कम करना है, हमें अपने बिजली के रेट कम करने हैं, हमें इंटरेस्ट के रेट कम करने हैं, हमें मेहनत करनी है खुद, हमें एसएमईज को कर्जे देने हैं। तो ये देखिए हम सब ने मिल के करना है। कोई इसमें, और SIFC का मैं अप्रिशिएट करता हूँ और अपने ताकतवर इदारों को कहता हूँ कि वो हमें इस वक्त फुल सपोर्ट कर रहे हैं, वो हमारी बैक पे हैं। तो हम लोग आपस में पॉलिटिशियंस कसूरवार बन जाते हैं। हम पॉलिटिशियन क्या कर रहे हैं? हम तो लोगों को कह के आते हैं। मैं अपने हल्के में जाता हूँ, 7 इलेक्शन मैंने कंटेस्ट किए, तो लोगों को यही कहता हूँ ना कि हम आपको कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा जॉब दें। मेरे पास कोई जॉब ही नहीं है, मैं मिनिस्टर हूँ, फेडरल मिनिस्टर हूँ, वो एक जॉब नहीं दे सकता किसी को। लोग मेरे से कैसे सेटिस्फाई होंगे? मैं तो उनसे बार बार वादा करके आया हूँ कि आप हमें इलेक्ट करें, वो हमें वोट देते हैं, मुझे मुसलसल वोट देते हैं। लेकिन आप मुझे बताइए ना, हम क्या कर सकते हैं जब मुल्क ही आगे नहीं बढ़ेगा, जब हम स्ट्राइकिंग करेंगे, हम एहतजाज ही करेंगे, हम धरने ही देंगे, तो फिर मुझे बताइए कि लोगों का म्यार कैसा जाहिर है कि रूल ऑफ लॉ को भी हुकूमत को मेंटेन रखना है, अपने कंट्रोल में रखना है, और फिर उसके साथ साथ इकोनॉमिक मामलात भी हुकूमत ने लेके चलने हैं। तो अब हुकूमत को ही थोड़ा सा बड़े दिल का मुजाहरा कुछ करना पड़ेगा, कुछ एंगेज करना पड़ेगा अपोजिशन को, वरना ये मामलात, चूँकि इस वक्त हमारी इकॉनमी ऊपर की तरफ जा रही है, आप स्टॉक एक्सचेंज के और दीगर जितने भी इस वक्त इंडिकेटर्स हैं वो सब बड़े पॉजिटिव हैं। ये जो हालात अभी शुरू हुए हैं, कहीं ये थोड़े अरसे जारी रहे तो ये सारे इंडिकेटर्स इनकी वापसी ना शुरू हो जाए, दोबारा ये डाउनफॉल की तरफ ना आने लगे कहीं। तो अब बहुत तेज़ी के साथ हुकूमत को प्लान करना पड़ेगा जो भी करना है। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि हुकूमत पूरी मेहनत कर रही है, मियाँ शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत, और ये इंशाल्लाह इंडिकेटर जो है पॉजिटिव ही रहेंगे। हमारे यहाँ पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, हम उसका जायज़ फ़ायदा ले लें, लेकिन उसके साथ साथ हमें, जो आप सही कह रहे हैं, कि एंगेज करना होगा। और जो हुकूमत होती है ना, जो उस सबसे ज़्यादा उसका इनिशिएटिव होता है वो लेती है, हम ले रहे हैं। हम तो आज से नहीं, मैंने पहले भी आपसे डिटेल की, हर वक्त के आज भी कह रहे हैं और पहले भी कह रहे थे, आइए बैठिए, गलतियां हैं तो उसको हल निकाल लीजिए एमिकेबल, कोई तरीकाकार होगा ना। किसी जगह तो कोई, हम एक दूसरे को ना, कोटे हैं तो उनके अंदर आप देख रहे हैं कि आपस में इख्तिलाफ हो रहा है। हम देखते हैं कि पॉलिटिशियन हैं वो एक टेबल पे बैठने को ही तैयार नहीं है। तो जब तक हम असम्बली के अंदर देखते हैं एक दूसरे के खिलाफ तोमत और एक दूसरे के खिलाफ दुश्मनाम चला दी, उसके अलावा क्या करने जाते हैं हम? ये एक 8 लाख बंदों में से एक MNA इलेक्ट होता है। हम ऐसे बंदे क्यों, हमने ये नहीं किया? मुल्क हमारा नीचे जा रहा है, तालीम 2.5 करोड़ बच्चा आपका स्कूल नहीं जा रहा। बहुत बहुत शुक्रिया कैसर अहमद शेख साहब, वफाकी वजीर बराए बहरी उमूर, हमारे साथ मौजूद थे। गुफ्तगू नाज़रीन तफसीली तौर पर आपने कैसर साहब की सुनी। इसी के साथ आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। अल्लाह। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।